हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों का फिर से मास्टर सीरीज अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जो बात करें मास्टर सीरीज अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स में, वो हम लोग बात करें यूपीएससी 2020 की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी और गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में दैट इज अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स। ये अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक आज इतना नहीं, इटसेल्फ सजेस्ट कि यहां से ही सवाल आपके आने वाले हैं। ये टॉपिक वो हैं जहां से फॉर श्योर एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिलेगा। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इट। अगर जो लोग भी पेपर में अपियर हो रहे हैं, इफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग इट देन इट इज नॉट राइट। ठीक है, ये आपके लिए सही नहीं है। देन यू इफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग दिस, ठीक है। सो एक बार प्लीज आप लोग मुझे बता दें कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, आर यू गुड इवनिंग, are you able to listen me? I'm audible and visible. ऑडिबल विजुअल हूं मैं, मुझे देख पा रहे हैं सभी लोग। Everyone just let me know everything is fine. ओके, चलिए, मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना? चलिए फिर ठीक है। ओके ओके देन, ओके देन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, सो मैं समय समय पर आप लोग के मैसेजेस देखता रहूंगा। सो चलिए, आज ही हम लोग बात कर रहे हैं अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स पे। हम लोग जो बात करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के मास्टर सीरीज अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स, राइट। चलिए आइए, इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये छोटी सी जानकारी हमारे बारे में है। इट्स मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स. I'm a good examination planner and strategist, mock interview panelist, and catered or mentored more than 50,000 plus students, more than 50,000 students, right? So चलिए, कल सुबह आपका जूनियर बीट होगा, अर्ली मॉर्निंग आप लोग का जूनियर बीट होगा, या नहीं तो फिर आपका केयर का प्रोग्राम होगा। केयर और जूनियर बीट ये हम लोग ले रहे हैं। कल सुबह 8:30 बजे हम लोग बात करने वाले हैं केयर और या तो जूनियर बीट के ऊपर, राइट। आप अभी अभी ये मेरा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स रहा है, इसके ऊपर अनअकैडमी के प्लस के ऊपर में, तो आप इस पवन 10 का कोड यूज करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट गाइस। चलिए, अभी आपको मैं बता दूं कि जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग ये आप जान लीजिए, 24 सितंबर से बिल्कुल एक फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, फाउंडेशन बैच, ठीक है ना, फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कि पूरा का पूरा ये बैच कोर्स है। बैच कोर्स है ये। बैच कोर्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हैं जो पीटी से लेके मेंस तक, ठीक है, आप ये जानते होंगे, पीटी से लेके मेंस तक वो सारी चीजें यहाँ पर कवर अप की जाएंगी, बेसिक से लेकर के पूरे मेंस लेवल तक, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, ठीक है ना, थ्रू माय कोड पवन10, ठीक है। अगर आप ये जो है इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब क्या है कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको फायदे क्या क्या मिलते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट। सो लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज होंगे, क्विजेस होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, एटसेट्रा। सो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बस आपको एक बार क्या करना है, एक कोर्स का आपको दाखिला लेना है। एक बार आपने दाखिला ले लिया, ठीक है ना, इस कोड का यूज करके, पवन 10 का कोड को यूज करके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एडुकेटर को पढ़ सकते हैं। जितने भी टॉप मोस्ट एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, आप उन सभी को पढ़ सकते हैं। जितने भी आपके पास फेवरेट टीचर्स हैं जो उनको आप जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल जो है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, सीसैट के लिए, एथिक्स के लिए, सारी चीजें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग। बस एक सिंगल आपको क्या करना होता है, आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सब्सक्रिप्शन सिंगल लीजिए आप, ठीक है। और आपका लिए जो ये सब्सक्रिप्शन है वो दिस इज कॉल्ड पवन 10। ये कोड आपको यूज करना है, पवन 10 का कोड यूज करेंगे, यू विल गेट बेनिफिट ऑफ 10%, ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में जो 2020 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टॉपिक है आपके पास, ये है पीसीपीएनडीटी एक्ट, ठीक है ना। पीसीपीएनडीटी एक्ट ये काफी महत्वपूर्ण है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बार। ये आपको जो है जानना और समझना है। मैं थोड़ा सा बता दूं पहले कि जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है, इसका डिटेल में अभी हम लोग बात करेंगे। ये जो आप देखते हैं कंसेप्शन एंड प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, इसके बारे में बता दूं आपको कि ये जो एक्ट है, सीधा मतलब ये है कि लिंग परीक्षण को की जो जानकारी होती है ना, यानी कि आप जो लिंग यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन का जो टेस्ट होता है ना, उसके बारे में ये एक्ट है, उसको रोकने के लिए। इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपने देखा ये होगा
कि हमारे यहाँ आप 1901 से लेकर के आप 2011 तक अगर बात करें तो आप देखेंगे, आपको साफ दिखाई देगा कि जो सेक्स रेशियो काफी ज्यादा डिक्लाइन किया है, ठीक है। और खास करके अभी भी जो इंडियन फैमिलीज हैं वहां पर बेटे की चाहत ज्यादा होती है, बेटियों की चाहत थोड़ी कम होती है, ठीक है ना। और हमेशा बेटा एक्सपेक्टेड रहता है, बेटियों को लोग पसंद नहीं करते हैं। इट इज अ जनरल टेंडेंसी, ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये टेंडेंसी रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फीमेल फोर्टिसाइड है, यानी कि भ्रूण में ही जो आपका है, जो अगर सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया और ये पता चला कि ये लड़की है, तो उसके भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती थी। तो इस बात को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया। रही बात कि अभी ये न्यूज में क्यों था, दरअसल क्या है कि कोविड-19 की वजह से जो ये आपका एक्ट है, इसके नॉर्म्स में थोड़े से रिलैक्सेशन की गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। और इसको लेकर के मीडिया में और जुडिशियरी दोनों के दोनों एक्टिव थी। मीडिया ने कहा था कि ये जो एक्ट है आपका PNC, जो ये आपका एक्ट है PCPNDT एक्ट, इसको जो है सो मीडिया कह रही थी कि समाप्त कर रही है सरकार, ठीक है ना। बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया था, तो सरकार ने अपनी तरफ से हलफनामा दायर करके बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ये जो एक्ट है PCPNDT एक्ट, ये जो है समाप्त किया जा रहा है। तो इस वजह से काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, इसी वर्ष रहा था अप्रैल 2020 में। इसलिए इसके सारे एक एक प्रोविजन है जिसके बारे में हमें जानना और समझना पड़ेगा, ठीक है। सो आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? सभी लोग जस्ट लेट मी नो एवरीवन, कृपया कर मुझे सभी लोग का बता दें। कहां है सभी लोग भाई? क्या है, सारे लोग नदारद हैं, कोई दिख नहीं रहा है? चलिए, आप लोग की क्लास आज के बाद कल की क्लास आप लोग की नहीं होगी, मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूं क्लास को। मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना जितना भी था अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स में, वो सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है ना। आज आपकी आखिरी क्लास हो रही है, ठीक है, दैट्स फाइनल, फुल एंड फाइनल। कल से आपकी ये जो क्लास है अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स की क्लास नहीं होने वाली है, ये डन आपकी क्लासेस, ठीक है। आज कर लीजिए, आज जो भी क्लासेस हैं आपकी ये कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलें फिर आ जाइए। सो आइए हम देखते हैं कंटेक्स्ट। ये क्या है? सेक्शन ऑफ द मीडिया इज स्पेकुलेटिंग दैट द PCPNDT एक्ट, ये जो आपके पास है प्री कंसेप्शन एंड प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 हैज बीन सस्पेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये एक मिसकंसेप्शन था, दिस वाज अ कंप्लीट मिसकंसेप्शन, स्पेकुलेशन था मीडिया का कि ये जो है सरकार जो है ये PCPNDT एक्ट को जो है वो क्या करने जा रही है, सस्पेंड करने जा रही है, ठीक है। और ये जिस मंत्रालय के द्वारा गाइडेड होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो उन्होंने मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो फैमिली एंड हेल्थ, ये मीडिया ने कहा कि जो PCPNDT एक्ट है इसको जो है सो सरकार क्या कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड जो फैमिली वेलफेयर है इसको सस्पेंड करने जा रही है। सो इट वाज क्लैरिफाइड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है एंड फैमिली वेलफेयर हैज नॉट suspended the PCPNDT Act which prohibits sex selection before or after conception, ठीक है। So it is clarified that this has not been suspended. तो सरकार ने अपनी तरफ से बताया कि क्लैरिफिकेशन दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि PCPNDT जो एक्ट है दैट इज गोइंग टू बी सस्पेंडेड, ठीक है ना, जो कि रोकता है, जो प्रोहिबिट करता है सेक्स सिलेक्शन को बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन, यानी कि कंसेप्शन से पहले और उसके बाद में, ठीक है। ओके, चलिए आ जाइए।
In view of the ongoing lockdown due to COVID-19 pandemic, the Health Ministry has issued a notification dated April 4, 2020 to defer or suspend certain provisions under the PCP entity रूल्स 1996. ठीक है, सो इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग लॉकडाउन, ठीक है, जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से जो कोविड-19 है पैंडेमिक को लेके हेल्थ मिनिस्ट्री हैज इशूड अ नोटिफिकेशन जो है, सो मिनिस्ट्री ने किया गया था, एक नोटिफिकेशन जारी किया था 4 अप्रैल 2020 को कि वो सस्पेंड, डेफर या सस्पेंड करेगी सर्टेन प्रोविजंस, नॉट द एंटायर एक्ट अंडर द पीसीपी एनडीटी रूल 1996. तो देयर आर सर्टेन प्रोविजंस दैट was to be suspended, जिसको कि मीडिया ने कहा कि पूरा पीसीपी एनडीटी एक्ट जो है दैट इज गोइंग टू बी सस्पेंडेड. ठीक है, सो ये बात थी यहां पे. ठीक, सो अबाउट द पीसीपी एनडीटी एक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो पीसीपी एनडीटी एक्ट है 1994 का वाज इनैक्टेड ऑन 20th सितंबर 1994, जबकि इसको 1996 में इंप्लीमेंट किया गया था. इट वाज इनैक्टेड और implemented in 1996. Implemented in 1996, 1996 में किया गया था. So PCP एनडीटी एक्ट मतलब पार्लियामेंट ने इस लॉ को पास करके बनाया था. Was enacted on 20th September 1994 but implemented in 1996 just after 2 years with the intent to prohibit parental prenatal diagnostic techniques for determination of the sex of the fetus leading to the female feticide. ठीक है, ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स हो रहा था ना, डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, ये क्या कर रहा था, ये फीमेल फिटिसाइड को ड्रॉ कर रहा था, लीडिंग टू द फीमेल फिटिसाइड. The main purpose of the enacting the act is to ban the use of selections techniques. So इसका पर्पस क्या था इस एक्ट को लाने का? To ban करना था the use of sex selection techniques before or after conception and prevent the misuse of prenatal diagnostic techniques for sex selective abortion. ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं? So the main purpose of enacting the act is to ban the use of sex selection techniques before and after conception and prevent the misuse of prenatal diagnostic techniques for the sex selective abortion. ठीक है, so that was the objective. Offenses under this act, अब इस देखते हैं कि अगर कोई भी अपराध इस एक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है तो एक्ट इंक्लूड कंडक्टिंग और हेल्पिंग इन द कंडक्ट ऑफ prenatal diagnostic technique in the unregistered units, sex selection on a man or woman, conducting PNDT test or for any purpose other than the one mentioned in the act, sale, distribution, supply, renting, etc. of any of the ultrasound machine. यानी कि आप जानते हैं ये जो मशीन है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन होती है, ठीक है ना, उसका किसी भी प्रकार का सेल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण या सप्लाई, रेंटिंग या किराए पर देना एटसेट्रा, अगर कोई ऐसा करता है तो वो इसके लिए ऑफेंस माना जाएगा, जो कि अनरजिस्टर्ड यूनिट्स हैं. अनरजिस्टर्ड, ये आपको ध्यान में रखना. अगर कोई रजिस्टर्ड यूनिट है देन नो प्रॉब्लम, लेकिन कोई अगर मानते हैं अनरजिस्टर्ड, इसका मतलब क्या है कि गैर कानूनी तरीके से वो क्या कर सकता है, सेक्स डिटर्मिनेशन का काम कर सकता है. तो इसको रोकने के लिए इसको ऑफेंस माना गया है कि ऐसा कोई भी अनरजिस्टर्ड यूनिट है, क्लिनिक है, कुछ भी है, अगर उसको ये अल्ट्रासाउंड का कोई भी मटेरियल अगर सप्लाई किया जाता है देन इट इज सपोज टू बी द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. ठीक है, और एनी अदर इक्विपमेंट कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द फीटस. ठीक है, चलिए आ जाइए. इतनी बातें क्लियर हैं सभी लोगों के साथ? ठीक है, इज इट क्लियर सभी लोग? गुड एंड फाइन. एक्चुअली कौशल, इट्स आई एम वेरी ट्रू विथ माय वर्ड्स कि अगर मान लेते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम किस लिए किया लॉन्च, and I have to prepare this content for in the 2.5 hours at least, 2.5 से 3 घंटे मुझे लगते हैं. Why should I waste my time? अगर आप में से कोई आदमी इसको विजिट करने के लिए अगर है ही नहीं तो what is the meaning of that? ठीक है, क्योंकि ग्रेजुअली लोग कमते जा रहे हैं, इसका मतलब कि दैट इज नॉट इन डिमांड, इसकी जरूरत ही नहीं है. अदरवाइज लोग हो, ऐसा नहीं कि कोई डिसकंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूटी में प्रोग्राम क्लासेस आपकी चल रही हैं, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो मुझे क्या लगना चाहिए, मुझे लगता है यही कि हाँ आपकी शायद इसकी जरूरत नहीं है. वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? बेटर है कि मैं किसी और काम पे ज्यादा समय दूं, कुछ क्रिएटिव काम और करूं जिसमें कि आप लोग आए ज्यादा से ज्यादा. आप इस प्रोग्राम में नहीं किसी और प्रोग्राम में आएंगे, तो मुझे ये करने का उद्देश्य है, सीधा सा मतलब यही है. सो दिस इज द कौशल सिंह, दिस इज द ओनली रीजन, एंड आई एम ट्रू विथ माय वर्ड्स कि हाँ मुझे लगता है कि 28 और 27 बच्चों को, 18-17 बच्चों को पढ़ा कर करना क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कोई मतलब तो बनता नहीं है. ठीक है, चलिए. सो आपको जैसे भविष्य आपका बन सकता है आप वैसे बना रहे होंगे, डेफिनेटली बात है. और आप इस सेशन के अंदर अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब इसकी नॉट रिक्वायर्ड. और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हाँ 30-35 टॉपिक मैंने करवा दिए हैं जो कि अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स हैं, मेरे लिए भी काम खत्म हो गया है. ठीक है, मैं कुछ और टॉपिक्स करवा सकता था तो वो मुझे लगता है कि उसकी जरूरत आपको शायद अब नहीं है. शायद नजदीक एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा आ गया, इसलिए आप लोग शायद कुछ कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आ जाइए.
चलिए आ जाइए। सो पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 वाज अमेंडेड इन 2003। 2003 में इस एक्ट को अमेंड किया गया था। सो पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 वाज अमेंडेड इन 2003। अब ये जो एक्ट था 1994 का, दैट वाज अमेंडेड इन ईयर 2003। अब अमेंडमेंट के द्वारा इसमें क्या किया गया एंड व्हाई इट वाज नीडेड, तो मैं आपको बताऊं कि अमेंडमेंट क्यों होता है, संशोधन क्यों होता है। मान लेते किसी कानून को हम लेकर के आते हैं और वो कानून अगर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में अगर सफल नहीं रहता है, अगर वो प्रभावी तरीके से अगर लागू नहीं हो पा रहा है, तो उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। एग्जैक्टली जो पीसीपीएनडीटी एक्ट था 1994 का, ये बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है कि इसका जो प्रभाव आना चाहिए, जो इसका रिजल्ट, जो परिणाम हमारे सामने उत्पन्न होकर आने चाहिए, वो सकारात्मक परिणाम बहुत ज्यादा दिख नहीं रहे थे, बहुत ही ज्यादा इंकरेजिंग जो है परिणाम नहीं आ रहे थे। इसका मतलब क्या है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स अवेलेबल थे, ठीक है। तो उन्हीं लूप होल्स को प्लग करने के लिए, उन्हीं लूप होल्स को खत्म करने के लिए इसमें संशोधन की आवश्यकता थी। इसलिए 2003 में इस एक्ट को अमेंड किया गया। दिस वाज अमेंडेड इन 2003। अब इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या क्या किया गया, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या है। ड्यू टू द अपरेंट इफेक्टिवनेस ऑफ दिस लॉ टू इंप्रूव सेक्स रेशियो ओवर द इयर्स, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या करना था कि इंप्रूव करना था सेक्स रेशियो को। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि जब 1901 ईस्वी में जो सेक्स रेशियो था दैट वाज 971, समवेयर अराउंड 971, और अभी का आप सेक्स रेशियो आप जानते हैं, ठीक है ना। 2011 का आप सेक्स रेशियो जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट। तो देखेंगे क्या है कि हमें इंप्रूव करना था, लेकिन इंप्रूवमेंट तो हमें दिखता नहीं है, बल्कि हम देखेंगे कि डिक्लाइन ही फिगर हमें दिखाई देता है, ठीक है, डिक्लाइन दिखता है, बल्कि अभी तक तो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाना चाहिए था। तो हम देखेंगे कि जो सेक्स रेशियो है उसमें कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देता है। जब दिखाई नहीं देता है तो जाहिर सी बात है इस एक्ट में, जो एक्ट है पीसीपीएनडीटी एक्ट, वो जो है बहुत इफेक्टिवली जो है सो लागू नहीं हो पा रहा है। तब इसमें क्या किया गया, इसमें अमेंडमेंट की यानी कि संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई टू द एक्ट was made in 2003 which incorporates USG clinics into the ambit of this law, यानी कि जितने भी अल्ट्रासोनोग्राफी क्लिनिक्स है इसको इस कानून के दायरे के अंतर्गत लाया गया। इससे पहले जो अल्ट्रासोनोग्राफी जो ग्राफिक क्लिनिक्स थे दैट वर नॉट ब्रॉट अंडर दिस एक्ट, यानी कि पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अंतर्गत नहीं लाया गया था। 2003 में जब इसमें संशोधन किया गया तो इन सारे क्लिनिक्स को भी इसके दायरे में ले आया गया। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा इसके अंदर जो डॉक्टर्स हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन सबों के बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून को इंपोज कर दिया गया। अगर मान लेते हैं कि कोई भी गलती अगर रेडियोलॉजिस्ट से हो जाती है, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी जो डॉक्टर्स करते हैं उनसे अगर हो जाती है, तो लॉ उनके लिए क्या करता है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखता है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखता है। यानी कि किसी भी तरीके से अगर उन्हें जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके बारे में उन्होंने डेटा को लीक कर दिया या किसी को बता दिया, किसी भी तरीके से एक्सप्रेशन से, बोल करके, ड्रॉ करके, कुछ भी, देन उनके लिए 0% टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस का कंसेप्ट रखा गया। सो एनीवेज आइए हम लोग बात करते हैं आगे। So under this law, all centers which have any equipment including USG, ultrasonography, which can potentially detect sex of fetus, preconception or prenatal, have to be registered with the appropriate authorities and could be penalized for taking part or being involved in sex determination of the fetus, ठीक है। So under this law, all centers which have an equipment, जो जितने भी centers हैं जहां पर में अल्ट्रासोनोग्राफी का जो इक्विपमेंट है, यंत्र है, वो स्थापित था, जिसके पास ये संभावना थी वो किसी तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन कर सकता है फिटस के अंतर्गत, प्री कंसेप्शन और प्री नाटल हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। यहां पर बताया गया कि जितने भी ऐसे यूनिट्स हैं जिनके पास यूएसजी हैं, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफिक इक्विपमेंट्स हैं, उन सभी को क्या करना होगा, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसके साथ जाकर के सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ताकि उनके ऊपर एक विजिलेंस रखा जा सके, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, एंड कुड बी पेनलाइज्ड, और उनके ऊपर में क्या दंड देने का भी प्रावधान किया गया फॉर टेकिंग पार्ट और बीइंग इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटस। और उनको यह कहा गया बीइंग द पार्ट और इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटस। और अगर उसमें से किसी ने भी कुछ इसे क्राइम करने की कोशिश करी, कि सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करने की कोशिश किया, तो उसके ऊपर में पेनलाइज यानी दंड देने का भी प्रावधान है। जैसा अभी मैं कह रहा था कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, वैसे ही रेडियोलॉजिस्ट या सोनोग्राफिस्ट को लेकर के जो इस तरीके का जो प्री सेक्स डिटर्मिनेशन का जो है वो काम को करते हैं, ठीक है। द फैमिलीज और प्रेग्नेंट वुमेन हु आस्क फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन आल्सो लायबल टू बी पनिश्ड। यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जो उत्तरदायित्व है, जो आप देखेंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल डॉक्टर्स के और क्लिनिक्स के ऊपर ही इंश्योर नहीं रखा गया, बल्कि जो पेरेंट्स हैं, जो मदर हैं या मदर जो एक्सपेक्टिंग मदर हैं, ठीक है, या उनके बिहाफ पे कोई भी उनका रिलेटिव अगर ये बात करता है आस्क फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, तो वो भी जो है सो दंड का भागीदारी बनता है। इफ दे आस्क फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन they can also attract punishment, ठीक है ना। So families of pregnant women who ask for sex determination are also liable to be
पनिश, तो इनके ऊपर भी पनिशमेंट इनको दिया जा सकता है. सो दैट इज अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट गाइज. चलिए, नो लैबोरेटरी और सेंटर और क्लिनिक विल कंडक्ट एनी टेस्ट इंक्लूडिंग अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द फीटस. और इसमें यह बताया गया कि कोई भी लैबोरेटरी या कोई भी सेंटर या कोई भी क्लिनिक है जो टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगा जो अल्ट्रासोनोग्राफी का फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स इन द फीटस ऑफ द फीटस, ये कहीं भी पॉसिबल नहीं है. सो दैट कैन नॉट बी डन. ठीक है, ये बात इसमें कही गई, बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा गया. अब देखते क्या है यहां पे. नो पर्सन इंक्लूडिंग द वन हु इज कंडक्टिंग द प्रोसीजर एज पर द लॉ will communicate the sex of the fetus to pregnant woman or her relatives by words, signs or any other method. So no person including one who is conducting the procedure, यानी कि जो एग्जामिन कर रहा है, अल्ट्रासाउंड कर रहा है, as per the law will communicate the sex of the fetus to the pregnant woman or her relative by words, signs or any other method. यानी किसी भी प्रकार से जो डॉक्टर यानी कि जो रेडियोलॉजिस्ट है जब वो प्रोसीजर कर रहा होता है तो इस कानून के अंतर्गत वो किसी भी तरीके से ना तो एक्सपेक्टिंग वुमन को या उसके किसी भी रिलेटिव को किसी भी माध्यम से सेक्स के बारे में नहीं बताएगा, सेक्स को डिटरमाइन करने के बारे में बिल्कुल कतई नहीं बताएगा. द एक्ट मैंडेट्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. इस एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो भी इस प्रकार के यूनिट हैं जिनके पास यूएसजीज हैं उनके पास कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज, ऑल जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, जेनेटिक लैबोरेटरीज, जेनेटिक क्लिनिक्स एंड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स. ठीक है ना, इनके पास ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैनॉट ऑपरेट यूएसजी इक्विपमेंट्स, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी का कोई भी इक्विपमेंट है विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैनॉट ऑपरेट देम, उसको आप संचालन उसका नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन आप नहीं कर सकते, ये कैनॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर, आप जा ही नहीं सकते. सो दैट इज कंपल्सरी. सो इट इज अ मैंडेट अंडर दिस लॉ, इट इज अ कंपल्सरी वन. ठीक है, इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं. No, adhering to the provisions of this act could warrant punishment in the form of up to 3 years. ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इस कानून से के प्रावधानों से अगर बंधा हुआ नहीं है तो उसके पास क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा इन द फॉर्म अप टू 3 years imprisonment, up to 3 years of imprisonment and up to 10,000 fine and on repeat offense of to 5 years. ठीक है, अगर आप रिपीटेडली ये ऑफेंस करते हैं तो आपको ये सजा 5 साल तक हो सकती है और जो पनिशमेंट है ये बढ़ करके 50,000 रुपए तक हो सकता है. इन वन गो इफ यू कमिट दिस क्राइम तो 3 years का इंप्रिजनमेंट और 10,000 रुपए का फाइन एंड अप टू 10,000 ऑफ फाइन. लेकिन अगर रिपीटेडली ये ऑफेंस कर रहे हैं तो 5 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है आपके पास. The name of the registered practitioner would be removed from the state council for 5 years if guilty and permanently if repeated offenses committed under the section 23 of the act. जो ये PNPCDT एक्ट है इसका जो सेक्शन 23 है ये इस बात को कहता है कि अगर कोई भी डॉक्टर यानी कोई भी रेडियोलॉजिस्ट अगर ये क्या करता है, ये इस तरीके का काम कर रहा है, ठीक है ना, अगर उसने ऐसा किया है तो उसका स्टेट काउंसिल से उसको क्या किया जाए, 5 साल के लिए हटा दिया जाएगा अगर उसने एक बार ये क्राइम किया है. लेकिन अगर वो रिपीटेडली ये क्राइम कर रहा है तो एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना कि वो कमिट अंडर दिस एक्ट, उसको परमानेंटली उसको रिमूव कर दिया जाएगा. इसका मतलब क्या है, जो उसका रजिस्ट्रेशन होगा वो एक तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा. ही वॉन्ट बी लीगली, ठीक है ना, ही कैनॉट बी लीगली अलाउड कि वो क्या कर सके, किस तरीके का कोई भी टेस्ट और एग्जामिनेशन कर पाए, प्रोसीजर कर पाए. सो इसमें ये कहा गया रिपीटेडली यानी एक बार के लिए उसको कहा गया 5 साल के लिए बैन किया जाएगा. लेकिन अगर वो बारंबार ऐसा काम करता है, रिपीटेडली ऐसा अगर काम कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है. दैट इज द प्रोविजन राइट हियर. ठीक है, सो आई बिलीव कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. जो दूसरा एक्ट है हमारे पास जो इस साल इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, एंड दैट वन इज एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897. ठीक है ना. सो हम लोग बात करते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897. इज इट ओके? चलिए सर, समझ लीजिए, आज समझ लीजिए सर, चीजों को समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं जितने भी लोग हैं, इतनी बातें क्लियर हैं?
चलिए आ जाइए। चलिए आ जाइए, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के बारे में लोग बात करते हैं। अभी देखा आपने कोविड 19 का जो आउटब्रेक है हमारे पास, जो उसका आउटब्रेक है, कोविड 19 का आउटब्रेक है, इसकी वजह से सेंटर हैज आस्क्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू इन्वोक सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ठीक है। और इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने, यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने, उसने जो एडवाइजरी जारी करी है वो क्या होगा, एनफोर्सेबल होगा, यानी कि प्रवर्तनीय होगा, ठीक है। सो एडवाइजरी जो जारी किया गया दैट शुड बी एनफोर्सेबल, राइट। चलिए आइए देखते हैं कि देखिए इसके बारे में बातें, इस एक्ट के बारे में। ये जो एक्ट है आपका, दिस एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ऑफ कोर्स ईयर से आपको पता चल रहा है कि ये कॉलोनियल गवर्नमेंट में, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे लाया गया था। कॉलोनियल गवर्नमेंट का ये जो है वो एक्ट लाया गया। क्यों लाया गया था? क्योंकि आपको शायद मालूम होगा, इतिहास में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, कि कई बार यहाँ बिबॉनिक प्लेग आते थे। प्लेग नामक भी महामारी फैलती थी। तो प्लेग नामक जो महामारी फैलती थी, तो उसी को, उसका रोकथाम करने के लिए इस एक्ट को इजाद किया गया था, इसको डेवलप किया गया था, जस्ट टू काउंटर, जस्ट टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ बिबॉनिक प्लेग, ठीक है ना, विच हैड स्प्रेड इन द अर्स्टवाइल बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1890s, जो कि उस समय के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1890 के दशक में ये फैला हुआ था, राइट। सो दिस वाज बॉम्बे प्रेसिडेंसी, राइट वन। चलिए सर आ जाए हम लोग। Since then, it is routinely enforced across the country for dealing with the outbreaks of diseases such as swine flu, dengue, and the cholera. अब ये देखिए क्या है कि इस समय ये तो लाया गया कि बिबॉनिक प्लेग को टैकल करने के लिए, इस इशू को जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1890s के डिकेड में था, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए दिस पॉलिसी वाज ब्रॉट, दिस एक्ट वाज ब्रॉट इनटू। लेकिन उसके बाद से देखेंगे कि एक तरीके से ये रूटीनली इन्फोर्स किया जा रहा है पूरे कंट्री में, क्योंकि हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ डिजीज का आउटब्रेक होता रहता है, जो कि एक बड़ी समस्या बन जाती है। जैसे कि स्वाइन फ्लू का होना, इससे पहले भी स्वाइन फ्लू आया था कोविड से पहले, डेंगू का हमेशा फैलना, एंड कॉलेरा, जैसे ऐसे बीमारी हैं। इन सभी को काउंटर करने के लिए, इन सभी को टैकल करने के लिए हमें इस एक्ट की जरूरत पड़ती रहती है। और गाइडलाइंस जो है सो सरकार जारी करती है, एडवाइजरी जो की जो कंसर्न गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो जारी करती है, जस्ट टू टैकल द प्रॉब्लम, ठीक है। The act empowers state governments, union territory to take special measures and formulate regulations for containing the outbreak of the disease, ठीक है। ये जो एक्ट है ये empower करता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को एंड यूनियन टेरिटरी को, टू टेक स्पेशल मेजर्स, कि ताकि इसके लिए विशेष क्या कर सके, वो उपाय कर सके, प्रोविजन कर सके, एंड फॉर्मुलेट रेगुलेशन फॉर कंटेनिंग द आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस, ठीक है। और क्या करे, जो आउटब्रेक है डिजीज का उसको ये कंटेन कर पाए। Under the act, state is empowered to prescribe such temporary regulations. जो टेम्पररी रेगुलेशंस बनेंगे इस एक्ट के अंतर्गत, क्यों बनेंगे, टू बी ऑब्जर्व बाय द पब्लिक, ताकि जो जनता है वो तो क्या करे, उसको फॉलो करे, उन एडवाइजरीज को, ताकि ये जो बीमारी है वो ज्यादा फैले नहीं। जैसे अभी आपके पास एडवाइजरी क्या है कि यू हैव टू बी मास्क, आपको हमेशा मास्क पहन के चलना चाहिए अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं। देन अगर आप मास्क नहीं पहने, लाइक दिल्ली एनसीटी में आप देखेंगे कि अगर विदाउट आप मास्क चल रहे हैं पब्लिक प्लेस में अगर पाए हैं तो आपके ऊपर 500 रुपीज का फाइन कर दिया गया है। सो इट इज अ काइंड ऑफ एडवाइजरी जो कि टेम्पररी इन नेचर है। ये क्या है, टेम्पररी रेगुलेशन है, टेम्पररी, ताकि जो बीमारी है उसको फैलने से, उसको स्प्रेड होने से रोका जा सके। टू बी ऑब्जर्व बाय द पब्लिक और बाय एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज इट शैल डीम नेसेसरी टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ सच डिजीज और इट्स स्प्रेड, ठीक है ना, ऐसी बीमारी को फैलने से रोका जा सके। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। सो आप ये देख पा रहे होंगे, state government may take measures and prescribe regulations for the inspection of persons traveling by railway or otherwise। आपने देखा होगा कि इसमें यह कहा गया है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट है या सरकार है को क्या कर सकती है कि कुछ ऐसे उपाय कर सकती है या ऐसे प्रावधान कर सकती है, रेगुलेशन कर सकती है इंस्पेक्शन के लिए पर्सन्स को जो कि ट्रैवलिंग करते हैं रेलवे से और अदरवाइज लाइक बस से, मेट्रो से, एक्सेट्रा से। अभी आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे जब भी आप जाते हैं तो आपकी पूरी स्कैनिंग होती है, थर्मल स्कैनिंग होती है, ठीक है ना, प्लस सारे सेफ्टी मेजर्स। आपके पास हेड शील्ड होना जरूरी होता है, आपके पास कई लोगों का पीपीई किट होना जरूरी होता है, कई बार आपके हाथ में सैनिटाइजेशन का होना जरूरी है, एक्सेट्रा। तो आपके मास्क होंगे, ये सारी चीजें आपके पास होना जरूरी है। और आप सभी को क्या किया जाए, स्कैन किया जाता है,
थर्मो स्कैनिंग होती है आपकी, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे, इनफैक्ट जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो जाएंगे आप देखेंगे तो प्राय हर जगह पे थर्मो स्कैनिंग होती है. सो दिस इज द थिंग, व्हाट इज दैट, कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट क्या मेजर ले सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है इंस्पेक्शन ऑफ द पर्सन traveling by the railway or otherwise like metro, a flight and etc. And segregation in hospital, temporary accommodation or otherwise of persons suspected by the inspecting officer or being infected with any such disease. अगर कभी लगता है, क्योंकि डॉक्टर को अगर लगता है कि हाँ कोई व्यक्ति अगर इलाज कर रहा है, उसको लगता है कि डॉक्टर को कि जो इलाज के लिए व्यक्ति है उसके पास चांसेस है कि वो इन्फेक्टेड है, तो उसे हॉस्पिटल में उसे अलग रखने की व्यवस्था भी की गई. आपने देखा भी होगा कई राज्यों के अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था की गई ताकि उनको सेग्रीगेट करके रखा जाता है ताकि इसका एक स्प्रेड ना हो सके, इसका विस्तार ना हो सके. ठीक है, चलिए. सो दिस इज द वन थिंग. ठीक है, सेग्रीगेशन इन हॉस्पिटल, टेम्पररी एकोमोडेशन. ठीक है, और अदरवाइज ऑफ पर्संस सस्पेक्टेड बाय इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स और बीइंग इन्फेक्टेड विद सच एनी सच डिजीज. It also provides penalties. अगर आप क्या करते हैं कि जो भी रेगुलेशंस जारी किए गए हैं, जो एडवाइजरी जारी किया गया है, जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, आपके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी. मेड अंडर द एक्ट, डिसोबिंग रेगुलेशन और ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट. दीज आर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 180 ऑफ द इंडियन पिनल कोड. और ये जो प्रावधान है, जो पेनलाइज का प्रोविजन है, ये सेक्शन 188 यानी कि 188 इंडियन पिनल कोड का है. डिसओबीडियंस टू द ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, यानी कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो इसे जारी करता है, ठीक है ना, अगर उसकी अवमानना की जाती है, उसका अवज्ञा की जाती है, तो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 188 के अंतर्गत उसको पेनलाइज किया जाएगा. इन सारे प्रोविजन को प्लीज और प्लीज याद जरूर रखिएगा. ठीक है. इट ऑल्सो गिव्स लीगल प्रोटेक्शन. ये क्या करता है, लीगल प्रोटेक्शन देता है कि जो भी इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर हैं, जो इस कानून को, इस प्रावधान को लागू करवा रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया जा सके, उनको लीगल प्रोटेक्शन दिया जा सके अंडर द एक्ट. दिस इज ऑल्सो अवेलेबल. सो इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर्स आर ऑल्सो लीगली प्रोटेक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. ये भी बात यहां पे है जो आपको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, चलिए सर, इतनी बातें क्लियर हैं? इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हैं हर किसी के साथ? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? ये दूसरा जो एक्ट है दैट इज इवन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अंकित यादव, सिमरन जी ठीक हैं. अंकित यादव, सिमरन जी ठीक हैं. आप हमारी बात का जवाब दीजिए. ठीक है, राइट. चलिए आ जाइए. इस क्लास के बाद हम लोग 2 क्विज भी करने वाले हैं, एक आर्ट एंड कल्चर पे, दूसरा इन्वायरमेंट पे. ठीक है, तो आप लोग इन्वायरमेंट पे एक और एक दूसरा आर्ट एंड कल्चर पे हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, चलिए आ जाइए. चलिए, आज हम लोगों ने क्विज डे बना दिया आप लोगों का. चलिए आ जाइए. सो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट है स्टार्ट क्वेश्चन. ये भी अभी न्यूज में रहा था राहुल गांधी जी को लेकर के, ठीक है ना, उनको एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने नहीं दिया गया था जिसकी वजह से स्टार्ट क्वेश्चन न्यूज में आ गया था. लेकिन हम लोग पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, जो पूछने की जो परंपरा है पार्लियामेंट में, इसको लेकर के, इसको संदर्भित करके हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं स्टार्ट क्वेश्चंस को लेकर के. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी को यह मालूम है कि जो प्रश्न जो मंत्री होते हैं उनसे आमतौर पर मंत्री की बात करता हूं, हालांकि ऐसा भी है कि कोई प्राइवेट मेंबर से भी सवाल प्रश्न पूछे जा सकते हैं. जो मंत्री होते हैं उससे अक्सर संसद के सदनों के अंतर्गत उनसे प्रश्न किए जा सकते हैं. तो अगर आप देखिए, जो मंत्री होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर एग्जीक्यूटिव्स, वो कार्यपालिका होते हैं. और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लेजिस्लेटर के द्वारा पूछे जाते हैं, नहीं कि सामान्य एमपी के द्वारा पूछा जाता है. इस प्रकार से हम देखते क्या है कि ये जो प्रश्नों के पूछने की जो परंपरा है, द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय द लेजिस्लेटर्स फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये एक प्रकार सा नियंत्रण है
कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का। सो इट इज अ काइंड ऑफ कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटर्स ओवर द एग्जीक्यूटिव। ये कार्यपालिका के ऊपर क्या है, विधायिका का नियंत्रण है, ठीक है। सो लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, राइट, दिस इज द थिंग, ठीक। जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है उनके पास ये राइट है कि वो क्या करें, प्रश्नों को पूछ सकते हैं, राइट टू आस्क क्वेश्चन विच इज वन ऑफ द डिवाइसेस अवेलेबल टू देम टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट द पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई भी जो मैटर है, सीक इंफॉर्मेशन, प्रश्नों के माध्यम से आप क्या करेंगे, जो भी मंत्रीगण हैं, जो सरकार है, जो सत्ता में लोग हैं, उनसे प्रश्न किया जा सकता है, उन्हें तलब किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि किसी के बारे में सूचना लेने के लिए कि भाई आखिर आप जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी कार्य कर रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट, ठीक है। सो सीक इंफॉर्मेशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखते हैं कि जो प्रश्न पूछने के लिए एक निर्धारित समय होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल, ठीक है। हालांकि हमारे पास शून्यकाल भी होता है, उस दौरान भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आवर एक डेडिकेटेड आवर है जहां पर आप प्रश्न पूछेंगे और इसके लिए एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत आकर के आप प्रश्न पूछते हैं और ये प्रश्नों के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्पकालिक प्रश्न, यानी कि स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड फ्रॉम द मिनिस्टर्स, ठीक है। तो देखिएगा क्या जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के दौरान मेंबर्स आस्क्ड क्वेश्चन varied aspects of administration and governance यानी कि जो गवर्नमेंटल एक्टिविटी है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे, मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। इतनी बातें ठीक है, इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन आवर देखते हैं आज पर द रूल्स। अब ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऐसे भी पढ़ा रखी है, लेकिन आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है क्या कि रूल्स ऑफ जो प्रोसीजर हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ द हाउस, कौन सा हाउस का, लोकसभा। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज टर्म्ड एज क्वेश्चन आवर। जो नियमावली है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है हाउस का, सदन का, उसका पहला जो आवर होता है ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज टर्म्ड एज क्वेश्चन आवर, यानी कि इसकी शुरुआत प्रश्नकाल से होती है। आमतौर पर आप देखेंगे कि 11 बजे जो है सदन की कार्रवाई शुरू होती है। आमतौर पे मैं बात बोला इन जनरल द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और डेलिब्रेशन स्टार्ट्स एट 11 AM। सो 11 AM से लेकर 12 PM तक, 12 नून तक आप देखेंगे कि क्वेश्चन आवर होता है, जस्ट बिकॉज कि किसी भी पार्लियामेंट्री सेटिंग की जो पहली बैठक होती है दैट इज टर्म्ड एज द क्वेश्चन आवर। ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंबर्स आस्क क्वेश्चंस एंड द मिनिस्टर्स यूजुअली गिव आंसर्स। और जो मंत्री होते हैं वो सामान्य तौर पर इसके लिए क्या करते हैं, उत्तर प्रेषित करते हैं, उनको उत्तर देने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन करते हैं। मेंबर्स हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चन टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। द क्वेश्चन आर ऑफ 3 टाइप्स। जो प्रश्न होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपके पास होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। पहला है आपके पास स्टार्ट क्वेश्चन। ये इस बार राहुल गांधी जी एक प्रश्न पूछ लेना चाह रहे थे। जो स्पीकर महोदय हैं ओम बिरला जी ने उन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया, जो कि स्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट होता है, ठीक है। इस वजह से स्टार्ट क्वेश्चन इस बार न्यूज में रहा है, ये आपके समाचार की सुर्खियों में रहा था। अ स्टार्ट क्वेश्चन इज वन विच अ मेंबर डिजायर्स एन ओरल आंसर। जब कोई सदस्य किसी भी प्रश्न का मौखिक उत्तर चाहता है तो उसके लिए स्टार्ट प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्री से इन द हाउस एंड इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एन आस्ट्रिक मार्क। यानी कि कोई भी प्रश्न अगर आप पूछते हैं तो आप देखेंगे इस प्रश्न के ऊपर में एक आस्ट्रिक का मार्क लगा दिया जाता है और फिर प्रश्न पूछा जाता है। सो इट बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। इट डिस्टिंग्विशेस this question, start question, from the other types of the question, ठीक है। So you put a asterisk mark. Answer to such questions may be followed by supplementary questions, may be followed by the members, ठीक है। So यहाँ पर supplementary questions can be asked, may be asked, ठीक है ना, may be asked by the members। जो इसने क्वेश्चन रेज किया है उसके द्वारा सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को भी रेज किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। और आपको मैं बता दूं कि अभी अधिकतम क्या है कि 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम किसी भी दिन में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछने की इजाजत है। और ये जो परंपरा शुरू हुई है फ्रॉम द 4th सेशन ऑफ द 5th लोकसभा 1972, यानी ये जो क्वेश्चन की संख्या फिक्स की गई है दैट इज फ्रॉम द 4th सेशन ऑफ द 5th लोकसभा इन 1972। सो सिंस देन इट इज द नंबर दैट कुड बी आस्क्ड, ठीक है। ठीक है,
ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं ये? चलिए आ जाइए। सो इट इज डन नाउ। सो ये हो गया स्टार्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनस्टार्ट क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न। ये अतारांकित प्रश्न क्या है? ठीक है, अनस्टार्ट क्वेश्चन इज वन टू विच रिटन आंसर इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, इसके लिए क्या होगा? रिटन आंसर्स दिया जाता है। रिटन आंसर इज रिक्वायर्ड, is desired by the member and is deemed to be laid on the table of the house by the ministers. ठीक है, thus it is not called for a oral answer in the house and no supplementary questions can be asked. ऐसे क्वेश्चन पे no supplementary questions can be asked, ये आपको पढ़ाया भी हमने है। सो इसके ऊपर में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। सो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी कि जो पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पे पूछने की परंपरा नहीं है। नेक्स्ट आइए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। देखिए, अगर कभी होता है कि कोई भी ऐसा प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंस का होता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है, अर्जेंट कैरेक्टर का होता है और जिसका आंसर ओरल चाहिए, तो इसको कम से कम 10 दिनों से कम की सूचना देकर के पूछा जा सकता है, लेस देन 10 days नोटिस। ठीक है ना, आज द मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज इन ऑर्डिनरी कोर्स इज 10 days। ठीक है ना, सो आप जानते हैं कि मिनिमम कोर्स में क्या है कि अगर किसी प्रश्न को अगर आपको पूछना है तो मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इन द ऑर्डिनरी कोर्स इज लेस देन 10 days। सच अ क्वेश्चन इज नोन एज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसको बोलते हैं हम लोग अल्पकालिक प्रश्न, यानी कि 10 दिनों से कम की सूचना देकर कोई भी अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, राइट। अब आइए क्वेश्चंस टू द प्राइवेट मेंबर्स। अब ये प्राइवेट मेंबर्स का मतलब क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्राइवेट मेंबर? यानी कि वैसे लोग जो कि क्या है, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। द पर्सन हु आर नॉट अ मिनिस्टर, दे आर कॉल्ड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। भले ही वो रूलिंग पार्टी के हो, अपोजिशन को, इट्स हार्डली मैटर्स। ठीक है ना, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर आप मंत्री में नहीं है तो यू आर अ प्राइवेट मेंबर। तो एज पर द रूल 40, जो 40 है, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, अ क्वेश्चन मे आल्सो बी addressed to the private member provided that the subject matter of the question relates to some bill, resolution or other matter connected with the business of the house for which the that member is responsible। ठीक है, तो उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, the procedure in this regard to such question is same as that followed in the case of questions addressed to a minister with such variation as the speaker may consider necessary। ठीक है, सो आमतौर पर वैसे ही इनसे प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि मंत्रियों से प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्नगत किए जा सकते हैं, लेकिन अगर कभी चाहे तो स्पीकर महोदय इसमें कुछ भी बदलाव या संशोधन कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं, कैन ब्रिंग एनी काइंड ऑफ वेरिएशन दैट इज डन बाय द स्पीकर, जो उसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि आज की क्लास तो मैंने यहाँ खत्म कर दी, लेकिन आप लोगों की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। चलिए, आप लोगों ने समय थोड़ा सा आपने अपनी संख्या बढ़ा ली है। ठीक है, अपनी संख्या बढ़ा ली है तो इसलिए ठीक है। चलिए, तो इसलिए मैं डिसकंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, लेकिन 17, 18, 19, 20 लोगों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप 50 लोग हैं तो चलिए ठीक है, अभी मुझे 49 लोग दिखाई दे रहे हैं तो इसको मैं कंटिन्यू कर रहा। हो सकता है कि मैं कल थोड़ी क्लास ना ले पाऊँ, मैं ना लूँ, हो सकता है, वैसे ले लूंगा। ठीक है ना, ले लूंगा, क्योंकि आज सुबह से लेकर शाम तक अभी क्लास है और अभी आपकी 2 क्लासेस और भी हैं जो क्विजेस का अभी मैं करने वाला हूँ आपके लिए, आर्ट एंड कल्चर का और एनवायरमेंट का। तो अभी आप लोग हमारे साथ बने रहें 10 बजे और 10:30 बजे, आर्ट एंड कल्चर एंड एनवायरमेंट का। तो अगर आपको लगता है कि सीरियसली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आइए हम लोग कुछ उम्दा प्रश्नों के साथ आज अपना डिस्कशन करते हैं। कहाँ? आर्ट एंड कल्चर में और एनवायरमेंट के टॉपिक में, राइट गाइस। सो चलिए मैं बता दूं, और आप सभी लोग को ये ध्यान में रहना चाहिए कि 24th, मैं बार बार कह रहा हूं, 24th से एक आपका सितंबर से एक बैच शुरू हो रहा है, फाउंडेशन बैच। जो बैच कोर्स है आप इसके लिए प्लस के लिए जा सकते हैं, आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं। ठीक है ना, जो भी बिगनर्स हैं उन सभी के लिए ये जो आइकॉनिक कोर्स है वो बेहतरीन कोर्स है। ठीक है ना, यहाँ आपको पर्सनल कोचेस भी मिलता है, मींस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस भी मिलता है। ठीक है, और आप देखेंगे क्या कि यहाँ जो प्लस है उसमें केवल लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर शेड्यूल्स मिलते हैं। ये सारी चीजें आइकॉनिक में मिलती हैं, साथ ही साथ इन एडिशन आपको इतनी सारी चीजें भी यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करना शुरू करें कि आइकॉनिक का फीस आप देख पा रहे हैं और प्लस का फीस देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, जो 1 ईयर का जो फीस है ना, यहाँ पे ये है 44,000 का, 2 ईयर का ये है आपका 64,000 का। आइकॉनिक के लिए 1 ईयर का 64,000 एंड 2 ईयर का 99,000 का है। सो यू विल हैव टू अप्लाई दिस कोड PAWN10। इस कोड को अप्लाई करेंगे, यू विल गेट बेनिफिट। सो दिस इज माय कोड PAWN10। ठीक है, सो लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जहां भी हम लोग क्विज करने वाले हैं। क्विज में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, और आप लोग को, सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग प्लीज एक काम करें, कमेंट किया कीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आज आप लोग आज आर्ट एंड कल्चर की क्लास में बहुत कम संख्या में लोग थे। सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट। ठीक है ना, आज मैंने जैनिज्म खत्म किया, हिंदुइज्म के ऊपर हमारी बात शुरू हो गई थी, हिंदू धर्म के ऊपर में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आप लोग वहां से नदारत थे। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है।
कि आप लोग बहुत सीरियस नहीं, जितना कि मैं आपके लिए सीरियस हूं, आप उतनी गंभीरता से चीजों को नहीं ले पा रहे हैं। आई डोंट नो वाई। ठीक है, सो अभी मिलते हैं हम लोग किस में, क्विज में। ओके बाय, ठीक है, अभी क्विज के लिए मिलते हैं, चलिए आ जाइए, बाय, टेक केयर एवरीवन।